ये तस्वीर आपको दिखाते हैं राइजिंग मध्य प्रदेश की, जहां पर न्यूज़ 18 का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। न्यूज़ 18 के दिग्गज इस वक्त मंच पर हैं और उनके साथ है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, जिनके जरिए इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चीज़ों को आगे बढ़वाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा नेटवर्क, प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल बदल रहा है अपनी खबरों का अंदाज, तेवर और रफ्तार। आपके भरोसे को और मजबूत करने के लिए अब एकदम नया सुपर प्राइम टाइम, ताकि आप तक खबरें पहुंचे और तेज और सटीक। शाम 5 बजे आमने सामने सत्ता और विपक्ष से होंगे सीधे सवाल। शाम 5:30 बजे सुपरफास्ट सेंचुरी, खबरों का तेज रफ्तार शतक। शाम 6 बजे इवनिंग एजेंडा में उठेंगी दिन भर की सबसे जरूरी खबरें। शाम 6:30 बजे शहर का संग्राम, एमपी में नगर निकाय चुनाव की नब्ज पर नजर। शाम 7 बजे एमपी अब तक आपके सामने होगा खबरों का कंप्लीट कंपाइल मध्य प्रदेश। शाम 7:30 बजे सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट। रात 8 बजे जवाब तो देना होगा, एमपी का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पॉलिटिकल डिबेट। रात 8:30 बजे छत्तीसगढ़ मांगे जवाब, बड़े मुद्दे पर जिम्मेदारों के साथ बड़ी बहस। रात 9 बजे खबर असरदार, देश दुनिया और प्रदेश की दमदार खबरें। रात 9:30 बजे सिटी सुपरफास्ट, सोने से पहले आधे घंटे में हो जाइए हर शहर की खबरों से अपडेट। नया सुपर प्राइम टाइम, बदल रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए, ताकि और मजबूत हो ये रिश्ता। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के इस मंच पर आपने हमारे लिए समय निकाला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सिंह जी, आपने हमारा ये सबसे पहला इवेंट है जिसमें आप आ रहे हैं बहुत दिनों बाद, खास करके इस पारी में 1 साल होने को आ रहा है, तो इसके लिए ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम बहुत आपके कृतज्ञ हैं। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ सवालों का समय है यहाँ पे, तो हमारे साथी अमीश देवगन इस सवालों का सिलसिला जारी करेंगे, पर जाते जाते मैं आपसे एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप जो है मध्य प्रदेश के राजनीति का एक सबसे बड़ा चेहरा है। आप यहाँ पे जितने सालों आपने यहाँ पे सरकार चलाई है, शायद ही किसी ने इतने दिनों सरकार चलाई है। दूसरी पारी की शुरुआत का 1 साल हो चुका है, ये पारी किस तरीके से अलग है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अगले जो कार्यकाल का जो समय बचा हुआ है उसमें मध्य प्रदेश को किस स्थान पर देखते हैं? सबसे पहले तो आशुतोष जी को आप दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। कवि, कलाकार, विचार, और विचारों का भी जब आकार देखा तो मुझे लगा कि मैं भी सुनते ही रहूं। लेकिन भगवान ने क्या कहा आपने अभी नहीं सुनाया, अब वो सुनाना कभी न कभी जरूर पड़ेगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि सीधे आशुतोष राणा जी के बाद कवि, कलाकार, विचार और फिर राजनीति, क्योंकि राजनीति जब आ गई तो हम एक दूसरे की तारीफ कर ही नहीं सकते कभी। फिर तो हम यही कहेंगे मैं अच्छा और तू बुरा। लेकिन चूंकि समय की सीमाएं नहीं तो मैं आशुतोष जी को सुनता। 7:30 बजे विधायक दल की एक बैठक भारतीय जनता पार्टी की हमने बुलाई हुई है। आपने इस कार्यकाल के बारे में पूछा, अब पता मुझे भी नहीं था कि 1.25 साल में मेरा वनवास खत्म हो जाएगा, मैं लौट के आ जाऊंगा जी। और आया भी तो तब जब कोरोना आ गया था, तो 6, 7, 8 महीने तो कोरोना के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। और हालत ये था कि आप जानते हैं सब, 4-5 महीने तो रेवेन्यू कुछ आया ही नहीं, सारे काम धंधे ठप्प थे, खजाने में पैसे आ नहीं रहे थे।
और अफसर ऐसे मौकों पे बड़े अजीबोगरीब प्रस्ताव भी दे देते हैं। सर सैलरी आधी कर दी जाए। हम इनका सैलरी वैलरी तो आधी नहीं करेंगे हम। वो मुख्यमंत्री क्या जो रोता रहे कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहीं से इंतजाम करेंगे, सैलरी भी देंगे और व्यवस्था भी बनाएंगे, कोरोना का मुकाबला भी करेंगे। तो सही अर्थों में ये साल 2-3 चीजों में गुजरा। एक, कोरोना पर कंट्रोल की और इलाज की प्रभावी व्यवस्था, उसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने की कोशिश। और इतना मुझे कहते हुए गर्व है कि कोरोना काल में, और शायद भगवान की कृपा भी है, कली खजाने पे बैठ नहीं पाया। और कोरोना काल में भी चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, पेंशनधारी हो, विद्यार्थी हो, आने वाले मजदूर हो, हमने लगभग 86,000 करोड़ रुपया तो किसानों के खाते में डाला है। 86,000 करोड़ रुपया, ये शायद मध्य प्रदेश में हुआ होगा। और कुल मिला के सब गरीब और बाकी सब मिला लिए जाए तो 1,18,000 करोड़ रुपया कोरोना काल में जनता की जिंदगी आसानी से गुजरे, उसके लिए हमने खर्च किया, खातों में डाला। और बहुत जरूरी विकास के काम कम जरूर हुए, 3-4 महीने तो हुए ही नहीं, कौन काम करता, कोरोना के डर में निकल ही नहीं रहे थे लोग, लेकिन जो जरूरी थे वो कम नहीं होने दिए। लेकिन एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अद्भुत व्यक्ति हैं। वो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। अब सब परेशान थे, कोरोना का मुकाबला करने के लिए उन्हें ऐसा नेतृत्व दिया कि सारी दुनिया आज उनकी मुरीद है। और अब दूसरे देशों के प्रमुख कहते हैं कि ये तो संजीवन बूटी लाने वाले हनुमान है हमारे यहाँ, वैक्सीनेशन का काम आपने चालू करा दिया। उस समय उन्हें एक आइडिया दिया, आत्मनिर्भर भारत। और जब उन्हें ये कहा तो मैं अस्पताल में भर्ती था, मुझे भी कोरोना हो गया था, मैं भी पॉजिटिव हो गया था। मैंने तत्काल तय कर लिया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और कुछ आइडियाज तो अस्पताल में ही तय हुए, दिमाग में जो आए, और बाद में वेबिनार के माध्यम से देश भर के एक्सपर्ट्स को जोड़ा हमने और रोड मैप बना दिया। 3 साल मध्य प्रदेश में किस दिशा में हम चलेंगे इसका, वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 प्रमुख स्तंभ है हमारे, जिस दिशा में हम ले जाना चाहते हैं। एक, अधोसंरचना, बिजली, सड़क, पानी, कृषि, उद्योग भी उसमें शामिल है। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा, समय की सीमा है। टूरिज्म भी शामिल है जी। दूसरे 2 प्रमुख विषय हमारे, जिसमें सच में मैं स्वीकार करता हूं बहुत काम करने की जरूरत है। एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ। तो एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, फिर उसके साथ गुड गवर्नेंस, और चौथा अर्थव्यवस्था और रोजगार। इसको लेके हमने अपना रोड मैप बनाया। और केवल रोड मैप नहीं बनाया, इस बार बजट आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरा ध्यान से पढ़ना भी और उसको गुनना भी। ये बजट किसी ब्यूरोक्रेट ने नहीं बनाया, ये बजट हमारी सोच से निकला हुआ है। और कोरोना के कठिन काल में 2,41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हमने प्रस्तुत किया है, इस विश्वास के साथ कि पैसा हम पूरा जुटाएंगे विकास और जन कल्याण के कामों के लिए। और एक और खुशखबरी मैं दे रहा हूं, मध्य प्रदेश की जीडीपी इस साल 10 लाख करोड़ पार कर जाएगी, एक नया मुकाम हम हासिल कर लेंगे। तो अब जो रोड मैप हमने आगे का बनाया है वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और वो हासिल करके हम रहेंगे। जी, थैंक यू सो मच राहुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं कि पिछले 1 साल में शिवराज सिंह चौहान ने किस तरह से कामकाज किया है। और ऐसा कहा जा रहा है, इस सेशन का नाम भी है कि फुल फॉर्म में शिवराज। शिवराज सिंह चौहान चुनावी राजनीति का सबसे भरोसेमंद ब्रांड, चुनावों में जीत की गारंटी, वो नाम जिस पर जनता की मुहर से बीजेपी ने एमपी में सत्ता की हैट्रिक का इतिहास रचा। और चौथी पारी में भी फिर जनता ने इसी चेहरे को अपना यकीन दिया।
संगठन के सपूत शिवराज की एमपी में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस एक नाम से आगे कभी नहीं जाता। संवेदना के साथ समाज से सीधे सरोकार की सियासत शिवराज के, और 15 बरस की सत्ता के बाद भी आसमान सा दंभ नहीं, ठेठ जमीनी राजनीति कि गांव देहात का आदमी बेहिचक अपने प्रदेश के मुखिया से खुलकर कह सके दिल की बात। कभी कहते थे उन्हें पांव पांव वाले भैया। शिवराज उस वक्त से बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आसमान छूती कामयाबी के बावजूद उनके पांवों ने जमीन नहीं छोड़ी कभी। लेकिन चौथी पारी में शिवराज कुछ मायनों में बदले हुए हैं। उन्हें लेकर राजनीति में तय किए गए मिथक हर दिन तोड़ रहे हैं। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। नौकरशाही पर पहले दिन से लगाम और अपने कुनबे को ये संदेश कि जनता के सरोकार सिर माथे लेकर चले। छवि को लेकर सतर्क कि सरकार की छवि पर दाग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बिना लिए दिए संपन्न हो जाए, यही सुशासन है। बिना चक्कर लगाए, बिना लिए दिए, इससे आप आशय समझ गए। राजनीति में शुद्धिकरण के पैरोकार बनते शिवराज उस समय सियासत के रहनुमा हैं, जिस सियासत का मकसद समाज की आखिरी कतार में खड़े शख्स के चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कान लाना है। शिवराज जी, पहला सवाल तो यही बनता है कि आजकल टीम इंडिया दबाकर अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको धो रही है, और आप भी कुछ कमी नहीं छोड़ रहे, फुल फॉर्म में हैं आप आजकल। फॉर्म में तो हम पहले भी रहते थे, इस बार थोड़ा अंदाज बदला हुआ है। तो इस अंदाज बदलने का राज क्या है, ये भी जरा आज पब्लिक के सामने न्यूज़ 18 के मंच पे जरा खोल दीजिए। देखिए, एक तरफ डेवलपमेंट, विकास और जन कल्याण जी, वहीं दूसरी तरफ अगर ऐसे लोग प्रदेश में हैं जो जनता की जिंदगी को दिक्कत और परेशानियों से भरते हैं, जिनको मैंने माफिया कहा भी आपने देखा। अब इंदौर में ऐसे नामी गिरामी नाम थे, सोसाइटी बनाई, जनता ने पैसा जमा किया, प्लाट बुक कराए, उनके प्लाट खा गए। अब ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ने का मतलब यह नहीं कि मैं गड्ढा खोद के गाड़ूं। ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ने का मतलब है जो आम जन है उनको न्याय दिलाऊं, उनके प्लाट दिलवाऊं। कल मैं जा रहा हूं इंदौर उनसे मिलने, और जो गड़बड़ करने वाले हैं वो इतने कलाकार होते हैं कि सरकार कोई की वो चिपक जाते हैं। वैसे लोगों को सही करना मेरा धर्म है। भगते भगते फिर रहे हैं, या तो जेलों में या भागे हुए हैं। चिटफंड कंपनी में कितनी चिटफंड कंपनियां आई, पैसे खाए और लोगों के भाग गए। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबाह कर दिया लोगों को। अब केवल एफआईआर करने से काम नहीं चलेगा। हम क्या, जहां हो पकड़ो, उठा के लेके आओ, संपत्ति अगर है तो नीलाम करो और जनता के पैसे दिलवाओ। जी, एक तरफ अकेले इंदौर में 3000 करोड़ रुपए के प्लाट वापस दिलवा रहे हैं, 840 करोड़ रुपए चिटफंड कंपनियों से वापस दिला चुके हैं, और जितने बचे हैं एक को छोड़ूंगा नहीं। जनता का जो पैसा खा के गए, एक एक पाई वसूल की जाएगी, कोई नहीं बचेगा। जो दादागिरी गुंडागर्दी करने वाले थे मध्य प्रदेश में, ऐसी सैकड़ों गुंडे, बदमाश, माफिया, उनके या तो घर तोड़ दिए गए, संपत्ति राजसात कर रहे हैं, अतिक्रमण से मुक्त करा रहे हैं। जी, और आज स्थिति है कि 8400 करोड़ रुपए की जमीन हम इनसे मुक्त करा चुके हैं। सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर, यही हमारा संदेश है। विपक्ष आरोप लगाता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आप विरोधी नेताओं को टारगेट करते हैं। जो बीजेपी में आ जाए उसे तो बख्श देते हैं, और जो बीजेपी में नहीं आता तो उसको छोड़ते नहीं है।
ये अगर आरोप है। देखो, ये तो कहने के लिए कहते हैं, दिल से पूछो जी, तो वो भी ये मानते हैं कि मैं कभी किसी के खिलाफ बेबुनियाद कार्रवाई नहीं करता। क्या आपको लगता है, मैं कोट भी करके बताता हूं, कांग्रेस के विधायक हैं बाला बच्चन, उन्होंने बोला एक विचारधारा से जुड़े लोगों को सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिल रहा है। अब इसको तो मैं मजाक ही कह सकता हूं। बिना आधार के कोई कार्रवाई कर सकते हैं? जो कार्रवाइयां हुई है वो पुख्ता हुई है, ठोस आधारों पर हुई है, गड़बड़ करने वालों के खिलाफ हुई है। राजनीतिक मतभेदों के आधार पर कार्रवाई करने का कोई सवाल ही नहीं। हमारे लिए सब बराबर है, कोई किसी पार्टी में हो। शिवराज जी, क्या ऐसा माना जाए कि जब शिवराज सिंह चौहान की 1.25 साल बाद या फिर 11 महीने बाद जब वापसी हुई, तो शिवराज सिंह चौहान को लगा कि इस बार उनका अंदाज बदला होना चाहिए, और अंदाज बदला इसलिए होना चाहिए जिससे वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए, अलग अलग परिस्थितियों और समय में जी, समस्याओं का प्रकार अलग अलग होता है, और अगर आप सेवक हैं और सरकार चला रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है कि जब जैसे व्यवहार की जरूरत हो, जैसे कदमों की जरूरत हो, तब आपको उठाने चाहिए। देखिए, कोविड का पूरा समय चल रहा है, लेकिन उस समय इसी समय का दौर था जब सरकार यहां से जा रही थी और एक नई सरकार आ रही थी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की उसमें एक अहम भूमिका रही। आपने कहा सिंधिया के साथ आए नेताओं को कमलनाथ, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कचरा कहते हैं, लेकिन ये सब अच्छा काम करते हैं, ये हीरा है। और मेरा सवाल आपसे यही है कि आपके पास कौन सी पारस बनी है कि ये सब हीरा बन गए? अब ये तो दोनों चीजें हैं जी। एक वो ना पहचान पाए ना साथ ले पाए। देखो, सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार तो गिरी, उनके साथ ही निकल के वापस आ गए। अब आत्मचिंतन तो उनको करना चाहिए कि उनको छोड़ के क्यों गए। अब ये सवाल तो उनको अपने आप से पूछना चाहिए। जहां तक सरकार चलाने का सवाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जन नेता हैं, उनके साथ में काम कर रहा हूं, हम कंफर्टेबल है। और राहुल जी साथ ही जो आए, जी, साथ जो मित्र आए, वो सचमुच में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपना विभाग चला रहे हैं, और मुझे पूरा संतोष है। राहुल जी ने आज ही एक बयान दिया कि देखिए, सिंधिया जब हमारे साथ रहते थे तो वो अथॉरिटी के साथ घूमते थे, वो निर्णय लेते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में सदन में पिछली सीट पे बैठे रहते हैं, बैक बेंचर हो गए हैं। या आज ही का बयान है राहुल जी के बारे में मैं क्या कहूं। देखिए, अब वो तो कहते हैं मत्स्य मंत्रालय बनाओ, जो बहुत पहले बन चुका है। उनकी ट्यूबलाइट बहुत देर से जलती है, बहुत दिनों के बाद उनको ध्यान आता है। आपने तो उनको किसी सीट पर बैठाया नहीं, किसी लायक समझा नहीं, वो कहते रहे, अपनी बात कभी किसी ने सुनी नहीं। अब हमारे साथ आ गए तो फिर वो कहां बैठे हैं, किस सीट पे बैठे, ये आपको ध्यान आ गया। ये तो आपको तब सोचना था जब वो आपके साथ थे। वो कहां बैठे, वो जहां बैठने के हकदार थे वहां उनको बिठाया नहीं गया, और ये बिठाने वाले को सोचना चाहिए। राहुल जी की बात हुई तो राहुल जी ने अभी हाल ही में केरल में एक उत्तर भारत को लेकर बयान दिया, जिस पर बहुत विवाद भी हुआ, जिस पे योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने, स्मृति ईरानी ने, सबने ट्वीट भी करे, बयान भी दिए। उन्होंने बोला उत्तर भारत के जो लोग हैं वो ज़्यादा सतही बात करते हैं, और जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो ज़्यादा डिटेलिंग में जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं इस बयान पर आप? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, क्या उत्तर क्या दक्षिण, क्या पूरब और क्या पश्चिम, भारत एक है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को मानने वाले लोग हैं। अब ये डिवाइड एंड रूल वाला उत्तर और दक्षिण में भारत को किसी भी हालत में नहीं बांटना चाहिए। हर हिस्से की अपनी अहमियत। आपने भी कहा था जहां जहां पड़े पैर राहुल के वहां वहां हुआ बंटाधार। न हुआ तो यही, पहले उत्तर में हो गया, अब दक्षिण की बारी है। जी, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि पौंडीचेरी गए तो पौंडीचेरी की सरकारी चली गई। ये तो आप ही लोग कहते हैं। लेकिन देखिए, कुछ अहम बातें हैं। शिवराज जी, आपका एक बयान है, मध्य प्रदेश में सत्ता के दलाल हैं जो कभी इस पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में चिपक जाते हैं और अपने काम में सफल हो जाते हैं। हम ऐसे सत्ता के दलालों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। जो नेता दल बदल करते हैं उन पर कानून लाने की बात आप लगातार कह रहे हैं, लेकिन शिवराज जी, आपकी सरकार भी बनाने में इन्हीं लोगों का योगदान रहा। देखिए, जहां तक कार्रवाई का सवाल है जी, मैंने कुछ लोगों का पहले भी मैंने जिक्र किया कि जब सत्ता आपके पास आती है तो केवल विचार से जुड़े लोग नहीं आते, आपके पास दूसरे लोग भी आते हैं। उनको पहचानना और वो गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत
जरूरी है और वो कार्रवाई हम करते हैं। लेकिन जहां तक दूसरे लोगों का सवाल है, उनने दल नहीं बदला, उनने तो दिल बदला था। वहां की जो व्यवस्था थी 1.25 साल की उस सरकार की, मैंने पहले ही कहा कि आशुतोष राणा जी के बाद हमको बिठा दिया तो एक दूसरे को गाली देने के अलावा दूसरा काम करेंगे नहीं हम लोग। लेकिन 1.25 साल में मध्य प्रदेश की जो हालत हो गई थी, मध्य प्रदेश का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। लेन देन की बातें होती थी बैठ के, वहां मध्य प्रदेश तबाही की तरफ जा रहा था और उससे परेशान हो गए। अपनी पार्टी के लोगों की नहीं सुनी जा रही थी। कुछ लोगों ने सरकार गिराने का संकल्प किया और वो हमारे साथ आए। मेरा जहां तक सवाल है, पहले दिन, मैं आज फिर एक बार दोहरा रहा हूं जी, जिस दिन चुनाव परिणाम 2018 के आ रहे थे, रात को 2 बजे ये तय हो गया था कि कांग्रेस की 114 सीट, हमारी 109 सीट। वोट भले हमें ज्यादा मिले थे, सीट हमें कम मिली। रात को ही मैं सोया था तो ये संकल्प करके सोया था कि सवेरे ही सीएम हाउस मुझे खाली करना शुरू किया है। हमने देर नहीं लगाई, खाली कर दिया, सौंप दिया। कमलनाथ जी को शपथ दिलाने गए। दिमाग में अगर कहीं भी सत्ता होती तो तब कोशिश की जा सकती थी, तब प्रयास किए जा सकते थे, तब तो आसान होते। लेकिन मैंने कहा कि कौन से अलाउ नहीं करता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस की ज्यादा सीटें, सरकार कांग्रेस को चलानी चाहिए और सत्ता सौंपी। लेकिन उसके बाद नहीं चला पाए और नहीं चली तो हम क्या करें। आजकल शहरों के नाम बदलने का एक ट्रेंड चला है। आप भी कुछ शहरों के नाम बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा पहले उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है, जैसे होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम होगा। नाम बदलने से क्या होगा? हालांकि दिग्विजय सिंह वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बोला जिला या शहरों के नाम बदलने से ना रोजगार बढ़ेगा ना महंगाई खत्म होगी, ये नाटक नौटंकी बंद कर देनी। देखिए, हर एक शहर का अपना इतिहास होता है, अपनी विरासत होती है, अपनी परंपराएं होती है, अपने जीवन मूल्य होते हैं जी। अब होशंगाबाद तब बना जब होशंग शाह के नाम पे उसका नाम रखा गया। एक नहीं, अनेकों शहर है। साहेबगंज कभी चीचली था, गौरगंज करियाखेड़ी था, बेगमगंज सियागंज था। अलग अलग अगर आप देखेंगे तो अलग अलग शहरों के अलग अलग नाम थे। और इसलिए अगर कहीं ये प्रबल मांग उठती है कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो विरासत है, हम उस पर जाना चाहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है। नर्मदा जी के प्रति अगाध श्रद्धा है नर्मदा होशंगाबाद वासियों की, और लगातार कई वर्षों से वो मांग करते चले आ रहे हैं। हमारे पीसी शर्मा जी बैठे हुए होशंगाबाद, उनका भी बहुत आना जाना रहा है। आप भी बैठे हैं, दोनों पिया जी। कई वर्षों से वहां की जनता मांग करती चली आ रही थी कि नर्मदा के बिना होशंगाबाद अधूरा है और इसलिए इसका नाम नर्मदा नगर किया जाए। इस बार जनता देख, लोकतंत्र में जनता की भावना है जी, उनका सम्मान करना हमारी ड्यूटी है। एक सवाल मेरे मन में आता है इस बार शिवराज जी, जो आपकी ये वाली पारी है, इसके अंदर आप लफ्ज जिहाद को लेकर भी बहुत मुखर है। आप कहते हैं कि लफ्ज तो होना चाहिए लेकिन जिहाद हम होने नहीं देंगे। उसके बाद आप कहीं ना कहीं एक एग्रेशन में है, एक एग्रेसिव मोड दिखता है शिवराज सिंह चौहान का। देखिए, उसका सवाल नहीं है। प्यार एक बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन कुटिलता जी के कारण किसी को बहकाना, फुसलाना, बरगलाना, दबाव देना और बाद में शादी करके उसकी जिंदगी नरक बना देना, एक नहीं अनेकों घटना हुई है। इसी कार्यकाल में 14 साल की बेटी को हम हैदराबाद के पास सिकंदराबाद से मेरी पुलिस बरामद करके लेके आई है। एक बेटी को नेपाल की सीमा से, बॉर्डर का एक गांव था, वहां से हमारी पुलिस लेके आई है। अब जो बेटियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, इसलिए नहीं कि जिंदगी भर प्यार निभाना है, बल्कि इसीलिए कि धर्मांतरण करना है और बाद में फिर उसकी जिंदगी ऐसी बना दो कि वो ढंग से जीने के लायक भी ना रहे, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कानून बनाना यह शासन का धर्म नहीं है? और इसलिए जी धर्मांतरण का कुटिलता पूर्वक कोई स्वेच्छा से जाता अलग बात, और यह हर एक पे लागू होता है। अगर कोई गलत ढंग से प्रयास करेगा तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून बन गया मध्य प्रदेश की धरती पर। ऐसे लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। जी, आखिरी 2-3 सवाल है शिवराज जी। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एनकाउंटर के मामले में भी मध्य प्रदेश जो है वो अब पीछे नहीं है। वो लगातार ऐसा दिख रहा है कि एनकाउंटर के लिए अपराधियों को खोजा जा रहा है। ऐसा क्यों?
नहीं, एनकाउंटर करने का कोई इरादा नहीं है। अपराधी पकड़े जाएं, अपराधी जेलों में जाएं, और अपने कर्म से अगर कोई और कहीं चला जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जी, राहुल गांधी ने हाल ही में आरएसएस की तुलना पाकिस्तान के जिहादी स्कूलों से करी है, क्या कहना चाहते हैं बतौर मुख्यमंत्री आप? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। अब मैं क्या कह सकता हूं, एक इतनी बड़ी और इतनी पुरानी पार्टी, जी, उसके एक बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं, क्या कर सकते हैं। इससे मैं भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि उनको ठीक रास्ते पर चलाएं, और नहीं तो कांग्रेस का जो आज हाल है पूरे देश भर में, कई राज्यों में मुख्य विपक्षी पार्टी तक कांग्रेस नहीं बनी है। राहुल भैया के होते हुए किसी दुश्मन की, किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को। तो अब तो कांग्रेस आप पर गोडसे का आरोप लगाती थी, अभी कुछ दिनों पहले ही एक गोडसेवादी कांग्रेस में शामिल हो गया है। अब पता नहीं मापदंड और पैमाना क्या है, मुझे समझ में नहीं आया जी। अब मैं तो कांग्रेस के मित्रों पे ही छोड़ता हूं, उनको क्या करना चाहिए। जी, मुख्यमंत्री जी, दो तीन चीजें बहुत ही अहम है। किसान आंदोलन, आपने भी बोला कि अगर उस समय कर्जा माफी का वादा नहीं होता तो 2018 में शिवराज सिंह चौहान चुनाव नहीं, मतलब सत्ता आपकी आती, सरकार आपकी आती, लेकिन अब तो पूरा किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। कैसे आप देखते हैं इन 3 कानूनों को जो केंद्र ने बनाए हैं? नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तड़फ, एक जिद, एक जुनून, एक जज्बा उनके दिल में है किसानों की आय दुगना करने का भी। मैं एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी कभी सस्ती लोकप्रियता के पीछे नहीं गए। उन्होंने हमेशा दूरदृष्टि से सोचा है और देश के व्यापक हित में सोचा है, और परिणाम उसी का कि आज सारी दुनिया में भारत का मान, सम्मान, शान और स्वाभिमान बढ़ा है। ये तीनों किसान कानून मैं दावे के साथ कहता हूं किसानों के हित में है, और मध्य प्रदेश ने तो पहले ही पारित कर दिए, पहले ही बना दिए थे। अब मुझे आप बताइए, मैं कई बार बहस हो चुकी, अगर कोई किसान अपने अनाज को, अपने उत्पादन को मंडी में बेचना चाहता है, नया कानून उसकी इजाजत देता है। मंडी के बाहर बेचना चाहता है, मंडी के बाहर आप खरीदो। किसी प्रोसेसर को बेचना चाहता है, आप उसको बेच दो। कोई खेत में खरीदना चाहता है, खेत में आप खरीद लो। किसी एक्सपोर्टर को बेचना चाहता है, एक्सपोर्टर को बेच लो। आखिर इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? मंडियां रहेंगी, कोई मंडी बंद नहीं होगी, मंडियां चालू रहेंगी, लेकिन बाहर भी अगर अच्छा दाम मिलता है तो बेचे, दिक्कत क्या हो सकती है? एमएसपी जारी रहेगी। पिछले साल एमएसपी पे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था। पंजाब को पीछे छोड़ दिया मध्य प्रदेश ने, और इस बार भी एक दाना खरीदेंगे। हम चना खरीद रहे हैं, हम मसूर खरीद रहे हैं, हम सरसों खरीद रहे हैं। किसान की जो चीजें हैं, उत्पाद है, उसको खरीदने के लिए एमएसपी भी जारी रहेगी, मंडी भी जारी रहेगी, बाहर भी बेचे। इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? शिवराज जी, मध्य प्रदेश से कृषि मंत्री आते हैं, तो समझा क्यों नहीं पा रही नरेंद्र मोदी की सरकार? अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पीयूष गोयल हैं, समझा क्यों नहीं पा रहे? शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पर, समझा क्यों नहीं पा रहे? मध्य प्रदेश में कोई किसान आंदोलन नहीं है। बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई किसान आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। पूरी तरह से किसान संतुष्ट है। देश में भी आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में कितने राज्यों में किसान आंदोलन है, कहां कहां किसान आंदोलन है। थोड़ा सा एक छोटा समूह है जो इस आंदोलन को चला रहा है, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे अपने हैं, और उनसे चर्चा और बातचीत के द्वार सदैव खुले हुए हैं, और विश्वास ये है कि इसका समाधान निकलेगा। आपने एक नारा दिया, 2 मई दीदी गई, और आप बंगाल से वो नारा लगा के आए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारा पकड़ लिया, बीजेपी से बड़ा से छोटा नेता वहां पर ये नारे को लगा रहा है। 4 राज्यों में चुनाव है, एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। बंगाल का चुनाव इस देश में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान भी वहां पे प्रचार करेंगे। ये नारा आपने क्यों दिया, 2 मई दीदी गई? इसलिए कि बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ आक्रोश की, असंतोष की लहर, और मोदी जी के पीछे सारा बंगाल आज खड़ा हुआ है। अब दीदी कहती खेला होवे, मैंने कहा खेला होवे नहीं, खेल खत्म होगा दीदी का, कोई बचा नहीं। मैं तो घूम के आया हूं बंगाल। दिन भर में बंगाल में भी एक रथ पे खड़ा रहा। जनता का जैसा सैलाब उमड़ा पश्चिम बंगाल में, मैंने ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा। लोग दौड़ रहे थे पागलों की तरह रथ के पीछे, नारे लगा रहे थे, जय श्री राम का मंत्र बन गया। जनता नरेंद्र मोदी जी के पीछे दीवानगी की हद तक खड़ी है, और सबको लगता है कि बंगाल को तबाह और बर्बाद किया है ममता दीदी ने।
आप देखिए 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून कर दिया गया। बंगाल की धरती को रक्त स्नान करवाया है ममता दीदी ने। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और तो पहले आपका आकलन क्या, कितनी सीटें आएंगी बीजेपी की बंगाल के अंदर? अब की बार 200 पार। अब की बार 200 पार। शिवराज जी, अनूप जलोटा जी भी बैठे हैं, आशुतोष राणा भी बैठे हैं। तो अनूप जलोटा जी तो बड़े भजन सिंगर हैं, आशुतोष राणा बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं। तो बिल्कुल आखिरी दौर है ये, और उसके बाद हमने महाराष्ट्र एक स्पेशल आर्टिस्ट बुलाया है जो अगले 5 मिनट में आपकी एक तस्वीर यहां बनाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए, इस समय करोड़ों दर्शक आपको न्यूज 18 के माध्यम से सुन रहे हैं, कुछ आप एक सुनाना चाहें या कुछ कहना चाहें जो आपका मन हो? नहीं, मैं तो कहूंगा ही। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी, और मैं आपकी एक सेकंड आपको रोक के तारीफ करता हूं, और मैं चाहता हूं कि जनता देखे तमाम महिला ऑफिसर्स के साथ, महिला सुरक्षा कर्मियों के साथ शिवराज सिंह चौहान आए हैं, जो काबिल तारीफ है। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने करी है शिवराज जी। आज मैं जब आप देख रहा था, मैं वाकई दंग रह गया। इट इज अ वेरी वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम योर साइड। देखिए, हमारे देश में कहा गया नारी तू नारायणी, गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, सब कहा गया। लेकिन हमारी बहन, हमारी बेटियां सड़क पे गाड़ी चलाने से लेके जी अंतरिक्ष में जाने तक, एवरेस्ट फतह करने से लेके सरकार चलाने तक, प्रशासन चलाने तक, हर एक काम में दक्ष हैं। सवाल केवल इतना ही है कि उनको अवसर मिले, और इसलिए आज तय किया कि बहनों की, इस बेटियों की इस क्षमता का प्रकटीकरण होना चाहिए, और वो प्रकटीकरण कार्यक्रमों के माध्यम से आज मध्य प्रदेश में हुआ है। मैं सभी बहनों को बधाई देते हुए एक ही अपील करना चाहूंगा। आज जब सवेरे 7 बजे मैं सफाई कर्मी जो मेरी बहनें हैं, नगर निगम के माध्यम से सड़कों की सफाई और स्वच्छता करती है, स्वच्छता का काम करती है, उनके बीच गया तो मैं आप सबको भी कहना चाहूंगा, जब मैंने उनसे सवाल किया कि बहनों के लिए क्या किया जाए, तो उन्हें तनख्वाह बढ़ाने की मांग नहीं की, उन्हें सुविधा देने की मांग नहीं की। उन्हें एक ही बात मुझसे कही कि हमें केवल सम्मान चाहिए, हमें सम्मान दिला दो। आज 21वीं सदी में हमारी बहन और हमारी बेटियां अगर ये बात करती है कि हमें सम्मान चाहिए, इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी सम्मान और समानता का हक ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के अगर हम कहें तो बहन और बेटियों के लिए नहीं है। ये सच्चाई है। 5 चीजें कम से कम हमको करनी चाहिए। 1, सम्मान, दूसरा समानता, तीसरी शिक्षा, चौथा स्वावलंबन, और 5वीं सुरक्षा। इन 5 चीजों की, लेकिन केवल सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती। सरकार की ड्यूटी सरकार पूरी करे, माइंडसेट इसके लिए बदलना पड़ेगा। आज भी हमारा जो दिमाग बना हुआ है, अब बेटी कहां जा रही है, क्या कर रही है, दिनों रात नजर रखेंगे। बेटा क्या कर रहा है, बेटों को एजुकेट किया जाए। बेटों का माइंडसेट, बहन के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो भाई का खून खोल जाता है, लेकिन वही भाई अगर कम उम्र का होता है और कहीं जाता है और दूसरी बेटी दिखाई देती है तो उसका भाव बिल्कुल अलग हो जाता है। हम बेटों को भी एजुकेट करें, उनको भी हम संस्कार दें, उनको भी हम सही दिशा पे चलाएं, और समाज माँ, बेटी और बहन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले। नारी तू केवल श्रद्धा है, ये इस देश की धरती पर कहा गया है, और ये कहने के ठोस आधार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं अपनी जनता से भी, प्रदेशवासियों से भी, कि कम से कम माँ, बहन और बेटी का सम्मान करें, समानता का अवसर प्रदान करें, शिक्षा भी बेहतर देने का प्रयास करें, क्योंकि उसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। बेटी है तो कल है, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। सेक्स रेशियो आज भी खतरनाक स्तर पर देश में पहुंच गया है। 1000 बेटों पे 914 बेटियां पैदा हो रही है। अगर यही गति जारी रही तो कल होगा क्या। और इसलिए बेटी बचाएं, बेटी बढ़ाएं, और माता बहन का कैसे सम्मान हो उसके लिए सब मिलकर काम करें, सरकार के साथ साथ समाज भी। जी, मैं चाहता हूं कि महिला सुरक्षा कर्मी जितनी है वो स्टेज पे आए और शिवराज जी के साथ खड़ी हो, मंच पर आए वाकई। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी स्टैंडिंग ओवेशन दें इस चीज को। वाकई ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि कब हम सबको महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना चाहिए। मेरा निवेदन है कि सब लोग खड़े हो जाएं।
में अगर आप सब लोग खड़े हो जाए। थैंक यू। शिवराज जी, मेरा निवेदन है, अगले 5 मिनट हम आपके और लेंगे। हमने स्पेशली महाराष्ट्र से आर्टिस्ट बुलाया हुआ है आपके लिए अगले 5 मिनट के अंदर। 7:30 बजे मेरी मीटिंग। बिल्कुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू सभी सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। और अब सैंड आर्टिस्ट सर्वम पटेल, जो मुंबई के एक बेहद टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हैं, वो हमारे बीच आ रहे हैं, आ चुके हैं और अब थोड़ी देर में अपने टैलेंट का परिचय वो हम सभी से कराएंगे। सरवन अपनी पेंटिंग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश भी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी संदेश देते हैं और महिला सशक्तिकरण का भी संदेश देते हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। प्लीज़, जो पिछली पंक्ति में तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज़ आप सभी से लोगों से अनुरोध है कि आप बैठ जाएं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें और देखें कि अगले कुछ सेकंड्स में क्या करते हैं सर्वम पटेल, क्योंकि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आप सभी को मंत्रमुग्ध करके रख देंगे।
अद्भुत अद्भुत अलौकिक। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सर्वम पटेल के लिए। जिस तरह से सैंड आर्ट के माध्यम से उन्होंने सीएम को उकेरा है, जोरदार तालियां सर्वम के लिए। बहुत जबरदस्त, शानदार, खूबसूरत। और हम चाहेंगे मंच पर बुलाना न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी जी को और अमीश देवगन जी, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी, प्लीज सर प्लीज मंच पर आइए। हम चाहेंगे सर ये प्रतीक चिन्ह आप भेंट करें सीएम को। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, थैंक यू सो मच। राइजिंग एमपी 2021 का हिस्सा बनने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता के मन में उठ रहे तमाम सवालों का आपने इस मंच से जवाब दिया, इसके लिए जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम अपने अगले सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हमें तो अपनों ने लूटा। हम अपने सत्र की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज अपने